नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्ति। दर्शकों, हमारे झारखंड में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। अगर हम गीत संगीत के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ न सिर्फ पुरुषों का बल्कि महिलाओं का भी वर्चस्व रहा है। आज हमारे स्टूडियो में इसी क्षेत्र से एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में नाम रोशन किया है, और वो हैं डॉक्टर मृणालिनी अखौरी जी। मृणालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी नमस्कार, और जितने भी दर्शक आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन्हें भी मेरा सादर नमस्कार। मृणालिनी जी, गीत संगीत अपने आप में सुकून देता है जी। आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? मैं बचपन में जब 4 साल की उम्र की थी तो मेरे फादर बताते हैं कि मैं गुनगुनाते रहती थी, घूमते फिरते इधर उधर गाना गाती रहती थी। जो भी मैंने सुना है वो मैं दूसरे दिन पूरा गा जाती थी। तो मेरे फादर ने मुझे वॉच किया, तब उन्हें लगा कि नहीं, ये संगीत सीख सकती है, तो फिर उन्होंने सिखाना मुझे शुरू किया। तो ये बचपन का जो शौक़ था वो धीरे धीरे कब एक नशा, एक सुरूर बन गया, और वो आज एकदम रग रग में समाहित हो गया है, एक शौक़ जो है। तो आज वो पूरी तरह से प्रोफेशन बन गया, क्योंकि एक समय आता है जब इंसान को खुद में सोचना पड़ता है कि मुझे आगे अब क्या करना है, किस प्रोफेशन को अपनाना है। तो जिस काम में दिल से आप जुड़े हों, जिससे आपका पूरी तरह से रुझान है, आपकी रूह से बात होती हो जिस प्रोफेशन से, तो मुझे लगता है कि उसी को सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैंने भी बस यही किया। आपने बचपन से क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, तो किन से आपने सीखा और माता पिता का आपके कितना सहयोग रहा इसमें? जी, ऐसे बचपन में शुरुआत हुई थी। श्री दिनेश पांडे जी थे, मांझिल पाठक जी, ऐसे कई गुरु रहे हमारे जिन्होंने मुझे सुगम संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत भी सिखाया, जिसके बदौलत मैं आज सब कुछ गा पाती हूँ। माता पिता का तो बहुत ही सहयोग रहा, क्योंकि शुरुआत आप जब बच्चे होते हैं तो आपके माता पिता के हाथ में ही होता है आपके जीवन की डोर। तो जब उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का सोचा, तभी मैं आज इतना आगे बढ़ पाई हूँ। तो बचपन में उन्होंने ही मुझे सिखाना शुरुआत किया। घर में आते थे टीचर और वो सिखाते थे। तो मदर भी मेरी गाती थी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे नाना जी बहुत ही अच्छे सिंगर थे, रेडियो आर्टिस्ट थे। तो उनके साथ साथ उनकी बेटियां, मतलब मेरी मौसी, सभी लोग गाती थी थोड़ा बहुत। तो इसलिए माँ का भी काफ़ी लगाव रहा संगीत से, और काफ़ी सपोर्ट करती थी। जब भी हम लोग रियाज के लिए बैठते थे तो बैठ के सुनती थी। तो माता पिता का तो पूरा सहयोग रहा। आप बचपन से ही स्टेज परफॉर्मेंस देती आ रही हैं, तो आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस कौन सा था? जी, जैसा कि मेरे गार्जियन बताते हैं कि मैं छोटी थी, लगभग 5-6 साल की उम्र की थी। तो मेरे पिताजी, मैं उनका नाम बताना चाहूँगी, श्री अखौरी प्रमोद कृष्ण प्रसाद जी, वो सिंचाई विभाग में जॉब करते थे। तो वहाँ इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा था, जिसमें मेरी पहली प्रस्तुति हुई थी। मैं बहुत छोटी थी। तो वो मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ भी है जिसमें कि मैं देख पाती हूँ कि मैंने ये परफॉर्मेंस किया था इतनी छोटी उम्र में। तो उस समय के बाद जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे बिहार में, झारखंड में, तो सभी में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो वो बचपना जो है वो धीरे धीरे, वो फिर जब आप प्राइज़ जीत के आने लगे तो आपके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस आपका हौसला बढ़ाता है। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे फिर प्राइजेज आने लगे घर में, तो मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, और ज़्यादा सीखने और गाने लगी। आपने कम उम्र से ही गीत संगीत में अपनी रुचि बढ़ा ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास का माहौल ऐसा नहीं रहता, या कई तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, या फिर बहुत ही स्मूथली सब कुछ आपके सामने आता गया? नहीं, सौभाग्य है मेरा इस मामले में, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं कि उनके मम्मी पापा पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं संगीत में जाऊं।
तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रही, क्योंकि मदर फादर ही चाहते थे कि मैं अच्छा गाऊं और संगीत के क्षेत्र में कुछ अच्छा करूं। तो उन्होंने ही मुझे बचपन से जब सिखाया है, तभी मैं आज आगे बढ़ रही हूं। तो ये हौसला जो है वो धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस से ही मैं आज जो भी कर पा रही हूँ। साल 2011 में मुझे लगता है आपका पहला एल्बम आया था जो जी। गज़ल पर आधारित था, उसमें ज़्यादातर गज़लें ही थी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को उस एल्बम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जी हाँ, झारखंड की वो पहली गज़ल की एल्बम रही। डॉक्टर पीडी खन्ना साहब जो कि शायर थे, और उनकी लिखी हुई 8 गज़लें इस एल्बम में थी, जो कि रिलीज़ हुई और काफ़ी अच्छा इसका असर लोगों पर रहा, क्योंकि पहले ही दिन लगभग 250 एल्बम इसके निकल गए थे। लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मैं चाहूँगी कि उन 8 गज़लों में से कोई एक गज़ल आप ज़रूर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। जी जी ज़रूर। एक गज़ल जो काफ़ी पसंद है लोगों को। चले भी आहू के दिल को मेरे करार मिले, चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले, खिज़ां के दौर में भी मौसमी बहार मिले, चले भी आओ के दिल को मेरे करार मिले। बहुत ही खूबसूरत। आपने क्लासिकल सीखा है, लेकिन आप ज़्यादातर गज़लें गाती हैं। जी जी। गज़लों के प्रति या तो आपकी रुचि ज़्यादा है या फिर कोई और ख़ास वजह है इसके पीछे? रुचि बचपन में, चूंकि मेरे बड़े भैया घर में गज़लें बजाया करते थे और काफ़ी सुनते थे वो, तो सुनते सुनते वो एकदम रूह में बसता गया। तो मैं कोशिश करती थी साथ में गाने की, गुनगुनाने की। तो जगजीत सिंह साहब और गुलाम अली साहब, हरिहरन जी, इन लोगों की गज़लें बजती थी, तो सुन सुन के बहुत ही लगाव होता गया। हालांकि गाती मैं सब कुछ हूँ, गीत, भजन, भक्ति, देशभक्ति, जितने भी सॉन्ग हैं मैं गाती हूँ, लेकिन गज़ल जो है वो रूह से जुड़ गया है, क्योंकि एक सुकून आप कहें तो गज़ल में ही मिलता है मुझे गाकर, और शायद मेरे जरिए लोगों को भी, सुनने वालों को भी काफ़ी सुकून मिलता है। मेरी आवाज़ में वो पसंद करते हैं गज़लें, तो इसलिए गज़लों से ज़्यादा रुझान हो गया मुझे। आपने जगजीत सिंह, गुलाम अली साहब, इन लोगों का नाम लिया, तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक ऐसा है जो आपके रूह में बसा है। जी हाँ, जी हाँ। कौन है वो जिसे आप अपना आइडियल मानती हैं? जगजीत सिंह साहब, क्योंकि मैंने उन्हें दिल से अपना गुरु माना है। 1-2 बार उनसे फ़ोन पे बात भी हुई है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था मुंबई, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। तो गज़ल के बादशाह माने जाते हैं। उन्होंने एक आम पब्लिक के दिल में जगह बनाया है, जहाँ की गज़ल कुछ ख़ास लोग पसंद करते हैं, लेकिन जगजीत सिंह साहब की गज़लें ऐसी रहीं जो बच्चे से लेकर बड़े तक काफ़ी पसंद करते हैं उनकी गज़लों को। आज भी मैं जब भी किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी महफ़िल में जाती हूँ, तो उनकी गज़लों के बिना कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। यहाँ तक कि मैं शुरुआत भी जगजीत सिंह साहब की ही गज़लों से करती हूँ, और काफ़ी पसंद करते हैं लोग। जब इतनी बातें हुई हैं उनकी गज़लों की, तो मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए और उनके सम्मान में कोई एक गज़ल ज़रूर हमें सुना दें। जी हाँ, जगजीत सिंह साहब की तो काफ़ी गज़लें हैं जी, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहूँगी जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है,
कुछ नहीं कहा चेहरा तेरा कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आप एक स्कूल भी चलाती हैं जहां आप कई बच्चों को म्यूज़िक की जो है वो शिक्षा देती हैं, तो अभी तक कितने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखा चुकी हैं और कहाँ हैं वो बच्चे? मतलब क्या उनमें से कोई ऐसा है जो अभी एक किसी मंच पर है? जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तरन्नुम संगीत संस्थान, ये मेरे संस्थान का नाम है, जो कि झारखंड गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड है और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से भी एफिलिएशन है। और काफ़ी बच्चे अभी तक, लगभग 500 से 600 बच्चे मेरे पास से सीख के निकल चुके हैं। और चूँकि एग्ज़ामिनेशन होते हैं तो लोग, एक मेंटलिटी है कि 5-6 साल जब एग्ज़ाम पूरे हो जाते हैं तो फिर लोग अपनी फिर रास्ता देखते हैं कि मुझे और कहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे करके बच्चे आते हैं, सीखते जाते हैं। तो उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो आज से 10 साल पहले सीख के निकले हैं, वो आज मंच पे हैं, वो प्रस्तुति देते हैं, अपने YouTube चैनल है उनका, काफ़ी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी में भी उनकी प्रस्तुति होती है, स्टेज पे भी परफॉर्मेंस देते हैं। तो अच्छा लगता है जब अगर आपके सिखाए हुए बच्चे संगीत के क्षेत्र में अगर अच्छा करते हैं। कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में जाके विनर होके आए हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कई पहले जब लोग इस क्षेत्र का चयन करते थे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें वो मंच नहीं मिलता था। बहुत संघर्ष के बाद वो एक मुकाम पर पहुंच पाते थे। और जहां तक बॉलीवुड की या कहीं एक बड़े मंच पर जाने की बात है तो बहुत मुश्किलों और बहुत संघर्षों के साथ वहां तक लोग पहुंच पाते थे। लेकिन आज शायद यह बहुत आसान हो गया है, गायकों को एक मंच मिल जा रहा है। तो आप कैसे लेती हैं इस चीज़ को? अच्छी बात है या फिर जो पहले के लोग जो संघर्ष करते थे उनका संघर्ष ही ज़्यादा अच्छा था? जी हाँ, हम लोगों के वक्त में, जब हम लोग स्कूल के दौर में थे, उस वक्त इतना रास्ता नहीं था। उस वक्त पता भी नहीं था कि संगीत के क्षेत्र में मैं क्या कर पाऊंगी, कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था जिसके जरिए एक कलाकार आगे बढ़ पाए। लेकिन आज सैकड़ों रास्ते हैं और इतने मंच हैं, इतने YouTube चैनल्स और रील्स बनाना, और ये सब के जरिए आजकल इतने आकाशवाणी और दूरदर्शन को लोग भूल जाते हैं। और इस क्षेत्र में क्योंकि उन्हें लगता है कि रातों रात वो स्टार बन जाएंगे ये करके, तो हैं कई रास्ते ऐसे हैं जो जिसके जरिए लोग रातों रात स्टार भी बन रहे हैं। कई ऐसे सॉन्ग हैं जो एक रात में चमक जाते हैं, लोग बन जाते हैं। तो है, मैंने भी कोशिश किया है, लेकिन हम लोग चूँकि बचपन से एक क्लासिकल और स्टेज परफॉर्मर रहे, आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े हुए रहे, तो बच्चों को भी, आने वाले जो पीढ़ी हैं उन लोगों को भी हम लोग बताते हैं कि अपनी बेस अगर मजबूत करके चलें, आकाशवाणी और दूरदर्शन यहाँ से पहचान मिलती है। तो साथ में वो सभी कुछ है जो चल रहा है, तो वो तो आज की डिमांड है, वो भी चलता ही रहेगा। अच्छा, जो लड़कियां इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, बहुत सारे मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी उन्हें मंजूरी नहीं देते हैं कि वो इस क्षेत्र का चयन करें। क्या आपको लगता है कि झारखंड में स्कोप है? अगर कोई गीत संगीत का चयन करता है, करियर के रूप में उसे चुनता है, तो क्या झारखंड में वो स्कोप है? झारखंड में स्कोप थोड़ा कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी पहल होनी चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में संगीत कला अकादमी, ये सारी चीज़ों का गठन होने वाला है, तो उसके बाद और रास्ते खुलेंगे। लेकिन उसके बावजूद जिन्हें अगर कुछ करना है तो उनके लिए कोई भी जगह, कोई बंधन होता नहीं है। जो अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर छोटी सी जगह पे भी रह के वो नाम कमा जाते हैं, शोहरत कमा जाते हैं। तो मैं तो बस लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करके। तो एक न एक दिन सभी जो भी मेहनत कश हैं, दिल से मेहनत करते हैं, तो उन्हें मंजिल ज़रूर मिलेगी। झारखंड में लोकगीत की परंपरा ज़्यादा है, लोक नृत्य की परंपरा ज़्यादा है। ऐसे में एक गायिका के तौर पर आप खुद को कहाँ देखती हैं झारखंड में? जी हाँ,
हाँ, यहाँ झारखंड में तो फोक सॉन्ग की, फोक डांस की ज़्यादा डिमांड है, लेकिन फिर भी हर एक जगह पे गज़ल ऐसी चीज़ है कि हर जगह हर क्षेत्र के लोग पसंद करते हैं। तो छोटी बड़ी जितनी भी महफिलें होती हैं तो लोग सुकून की तलाश में हैं। आज भागा दौड़ी और कोविड काल के बाद सभी चाहते हैं कि थोड़ा कुछ देर का सुकून मिले, तो ऐसे में गीत गज़ल काफ़ी सुनना पसंद कर रहे हैं लोग। मैंने कोविड के दौर में लाइव अपने पेज से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब से काफ़ी मैंने लाइव शोज़ किए, जो कि सैकड़ों लोगं के मैसेज आते थे कि आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का जो लाइव शो है वो दिल से बहुत सुकून देता है और बहुत अच्छा लगता है। तो खुशी होती है कि चलो संगीत के ज़रिए और कुछ उपलब्धि नहीं तो कम से कम लोगों के रूह को हम लोग सुकून दे पा रहे हैं। अब झारखंड के अलावा या बिहार के अलावा और कहाँ कहाँ परफॉर्म अभी तक आप कर चुकी हैं? लगभग ऑल ओवर इंडिया में मेरे स्टेज शो होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़े होने के चलते जितने भी महोत्सव होते हैं उनमें मेरे कार्यक्रम होते हैं। तो बिहार के अलावा यूपी में, इलाहाबाद में और दिल्ली में, दिल्ली दूरदर्शन से मेरी प्रस्तुति होती रही है, वहाँ कार्यक्रम भी मैंने दिया है। और लखनऊ में, कई जगह पे, बिहार में जितने भी बड़े महोत्सव होते हैं, सोनपुर महोत्सव, चंपारण महोत्सव, देव महोत्सव, ये इन सभी जगहों पे मेरी प्रस्तुति हुई है। झारखंड में भी जितने भी महोत्सव होते हैं उनमें झारखंड का पहला स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था, मुझे याद है, उसमें अनुराधा पौडवाल जी को बुलाया गया था। उसी मंच पे मेरी भी प्रस्तुति उसी दिन हुई थी। तो ये सब एक यादगार पल है। क्या विदेश में परफॉर्म करने का सपना है? विदेश में परफॉर्म करने का सपना तो ज़रूर है और कई रास्ते भी इसके लिए खुल रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है। लास्ट ईयर अमेरिका में मेरी बात हो रही थी होली के अवसर पे कार्यक्रम के लिए, लेकिन उसी वक्त कोविड आ गया और ये कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद रही तो आगे कार्यक्रम बहुत होंगे। जितने भी युवक युवती या जो यंग जनरेशन के लोग हैं आज के दौर में इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि एक प्रेरणा के तौर पर आप एक गज़ल जो है वो ज़रूर ऐसे युवाओं के लिए सुना दें। जी हाँ। ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल भी कड़ी हो जैसी, ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल भी कड़ी हो जैसी, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे, ऐसे चुप हैं कि ये मंजिल भी कड़ी हो जैसे। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में आपने कई परफॉर्मेंस दिए हैं। शुरुआती दौर में कई बार ऐसा देखा जाता था कि लोग पसंद नहीं करते थे परफॉर्मेंस को, तो क्या कभी आपको ऐसी निराशा लगी या परिवार की तरफ से कभी ऐसा लगा कि नहीं अब बस यहीं बंद कर दो इसे? जी हाँ, एक दौर आया था जब लोग गीत गज़ल नहीं सुनना चाहते थे, तो उस वक्त थोड़ा सा मन घबराता था कि पता नहीं ये जो करियर मैंने चुना है, ये जो गज़ल का लाइन मैंने चुना है वो सही है या नहीं। लेकिन फिर से अपने अंदर की आत्मा कहती थी कि नहीं, जो चीज़ अच्छी है तो अच्छी है और कम सुनने वाले हैं लेकिन हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है और नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जब मैंने कुछ चंद कार्यक्रम भी अगर होते थे तो अच्छा लगता था कि चलो कुछ लोग तो हैं जो सुनते हैं और सुनना पसंद करते हैं। बाद में फिर मैंने देखा कि सुनते सुनते वो लोगों को वही बात कि सही गलत और अच्छा बुरा की पहचान होने लग जाती,
उन्हें लगता है कि फिर कौन सा चीज़ है जो सुन के अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ऐसे में बहुत ऐसे लोग हैं जो गज़ल काफ़ी पसंद करते हैं। अभी कल भी कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे कार्यक्रम हमेशा ही होते रहते हैं। तो अलग अलग है, फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो वहाँ गीत गज़ल नहीं चलता है। लेकिन जहाँ लोग चाहते हैं कि कुछ देर गेट टुगेदर हो रहा है और एंजॉय करना चाहते हैं, तो वहाँ गीत गज़ल सुनना काफ़ी पसंद करते हैं लोग। आपने देश में कई जगह पर झारखंड को रिप्रेजेंट किया है, कई तरह के सम्मान से आपको नवाजा गया है। क्या कोई ऐसा सम्मान है जो आपके बहुत दिल के करीब है? जी हाँ, अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले मुझे नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड दिया गया, ये जम्मू में दिया गया। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही थी कि इतना बड़ा अवार्ड मुझे दिया गया, मुझे चुना गया, मेरे प्रोफाइल को देखकर उन्होंने सेलेक्ट किया। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। हर कलाकार के जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब वो सही और गलत के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाता। ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये दौर आता ही आता है। तो क्या आप कभी इस दौर से गुजरी हैं? सही और गलत बहुत ज़्यादा सोचने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं संगीत के क्षेत्र में रही। तो एक तरह से संगीत के क्षेत्र में जो रहता है वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन खुद ब खुद हो जाता है। और काफ़ी समय पहले से ही मैं एक संगीत टीचर के रूप में रही। मैं आपको बताना चाहूँगी और दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि मैं कला एवं संस्कृति विभाग के तहत झारखंड कला मंदिर में एज ए म्यूज़िक टीचर मुझे काम करते हुए 14-15 साल वहाँ भी हो गए और संस्थान भी चल रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला। मुझे एक रास्ता दिखाई दिया जो संगीत और सिर्फ संगीत, तो मैं उसी रास्ते पे चलती गई, जो कि हमेशा से एक सही ही रास्ता था सबकी नज़र में, मेरी नज़र में भी। तो मैं बस उसी रास्ते को चुन के चलती गई। एक महिला होने के नाते हर महिला पर एक दबाव सा रहता है, या फिर कहें कि एक जुनून भी रहता है कि मुझे खुद को साबित करना है, इस पुरुष प्रधान समाज में खुद को आगे ले जाना है। जी हाँ। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? बहुत रहा, क्योंकि एक समय आया था जब महिलाओं को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था और बहुत रोका जाता था। कई अत्याचार हो रहे थे घर से बाहर निकलने के बाद महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, जिसको देखकर लोग घर में रोकने लगे थे महिलाओं को बाहर निकलने से और ज़्यादा इधर काम करने से। तो वो समय आया था, लेकिन उस वक्त हम ही लोग ऐसे थे जो काम करके और साबित करना चाहते थे कि नहीं, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं और कुछ कर सकती हैं और अपने आप को साबित कर सकती हैं। तो मैंने कई ऐसे उस समय कार्यक्रम किए जिसमें लोगों को ये मैंने बताया कि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। और कई पेरेंट्स भी मेरे पास आते थे जो कि लेके आते थे लड़कियों को, बड़ी लड़कियां हैं और उन्हें डर लगता था अकेले भेजने में, तो वो लेके साथ में आते थे, बैठते थे। फिर मैंने उन्हें लड़कियों को कॉन्फिडेंस दिलाया। मैं एनसीसी में भी रह चुकी हूँ, आपको भी बताना चाहूँगी, एनसीसी कमांडर रह चुकी हूँ मैं अपने स्कूल के दौर में। तो एक कॉन्फिडेंस उस वक्त से मेरे अंदर है। मुझे अकेले चलने में कभी कहीं कोई गुरेज नहीं रहा, कहीं कोई भी डर नहीं रहा। मैं अकेली कहीं भी जाकर कार्यक्रम करती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, वो चाहे मंत्री रहें, मुख्यमंत्री रहें, गवर्नर रहें या जो भी आईएएस ऑफिसर्स रहें, मैं कॉन्फिडेंस के साथ मिलती हूँ। तो लोगों को भी मैंने, लड़कियों को, कई महिलाओं को भी बताया। ऐसे कार्यक्रम उस समय आयोजित किए गए जिसमें मैंने संदेश दिया कि आपको खुद पे विश्वास होना पहले बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रही हैं, आप घर में अगर अचार पापड़ भी बना रही हैं या जो भी कर रही हैं, आप स्वेटर बुन रही हैं, उस काम में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी और ख़ुद पे एक विश्वास बनाना पड़ेगा। आप उसी छोटे से चीज़ के ज़रिए आप अपना जीवन चला सकती हैं। तो इसलिए लड़कियों के लिए अब तो ये बात रह ही नहीं गई है। अब लोग लेडीज़ फर्स्ट न बोल के अब जेंट्स फर्स्ट बोलते हैं, क्योंकि अब बराबर में आ गए हैं महिलाएं और लड़कियां और जेंट्स, सभी लोग एक बराबरी पे काम कर रहे हैं। तो अब ये बात नहीं। झारखंड सरकार से क्या उम्मीद करती हैं आप कि अगर गीत संगीत क्षेत्र में या फिर गज़ल गायकी में
युवक युवतियों को आना है तो सरकार ऐसा क्या करे या ऐसी किस तरह की व्यवस्था करे, प्रबंध करे कि हाँ उन्हें बाहर जाकर ना सीखना पड़े, यहाँ पर ही उन्हें इस तरह की सुविधाएं मिल जाएं? ऐसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे कार्यक्रम के लिए इंतज़ार कर रही हूँ जो मैं आयोजित करना चाह रही हूँ अपनी तरफ से, अपनी संस्था के बैनर के तले, जिसमें कि मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट से कुछ मदद मिले, जिसमें वर्कशॉप मैं कराना चाह रही हूँ गीत गज़ल की, जिससे कि लोगों को रुझान बढ़े और कुछ अच्छा सुनने को मिले, और बाहर से मैं उसमें कलाकारों को बुलाकर वो कार्यक्रम आयोजित करना चाह रही हूँ। तो जल्द ही मुझे लगता है ये कार्यक्रम होगा और इसके ज़रिए कई यंग जनरेशन को गीत गज़लों का शौक़ होगा और सुन के अच्छा लगेगा। जो महिलाएं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई, शादी के बाद वो नहीं कर सकती हैं या उनसे किसी तरह का काम भी नहीं होता या वो जिस प्रोफेशन में पहले से हैं उससे भी वो कटने लगती हैं, ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगी? ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप अगर कहेंगी कि शादी के बाद आपको रोका जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आप अगर निरंतर अपना काम करती रहेंगी तो ऐसी हर बेड़ी को आप तोड़ के आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा कई महिलाओं ने साबित किया है। हालांकि कई जगह ऐसा होता है जहाँ की उन्हें रोका जाता है आगे काम करने से या कुछ करने से। तो शादी जैसा बंधन जो है वो एक समझदारी का बंधन है। तो अगर वो समझदारी हो तो शादी हो या ना हो, दोनों में आप काम कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। मैं चाहूँगी कि जो आपको रिप्रेजेंट करे ऐसा कोई गीत होगा जो आपके दिल के करीब होगा, जो आपकी छवि हो। जी जी, वो गीत मैं चाहूँगी कि चूँकि समय कम है जी, तो बस चलते चलते इस गीत के साथ एक और गज़ल है जो कि काफ़ी पसंद करते हैं लोग, और मैं कार्यक्रम, जब आप कह रही हैं कि समय की कमी है, तो मैं किसी भी कार्यक्रम में विदा लेती हूँ तो ये गज़ल गा कर लेती हूँ जी, वो आपको सुनाना चाहूँगी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत खूबसूरत मृणालिनी जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि ऐसी शख्सियत एक प्रेरणा स्रोत होती हैं ऐसी महिलाओं के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती हैं। आप नाम ज़रूर कमाइए, इस क्षेत्र में भी ज़रूर आइए, हमारे झारखंड का नाम भी ज़रूर रोशन कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद की पहचान बनाइए, क्योंकि आप जब तक खुद को नहीं पहचानेंगी तब तक आप किसी और को अपने बारे में नहीं बता सकती और किसी और के बारे में समझ भी नहीं सकती। इसलिए अपनी पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को पहचानिए, खुद को निखारिए, यही आपके जीवन में सबसे अहम है और यही आपको काम आएगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।